both the charge particles will have acceleration. इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के पास एक्सेलरेशन होगी एंड देयरफॉर, और इस वजह से द इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम यूज करेंगे वो कौन सी होगी बताओ? द इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम यूज करेंगे वो कौन सी होगी बता सकते हो? विल बी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस half at square will be used. We will use s is equal to ut plus half at square. क्वेश्चन मार्क ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, मुझे टाइम t निकालना। सिंस क्योंकि बच्चा हमारे पास द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, सिंस द पार्टिकल्स, क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? दे स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, दे स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, क्योंकि ये पार्टिकल रेस्ट से मोशन को शुरू करते हैं। तो बताओ u की वैल्यू किसके बराबर है? 0 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है? 0 मीटर पर सेकंड। तो बताओ डिस्टेंस s किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज अ हाफ इनटू a इनटू t का स्क्वायर एंड देयरफॉर मेरे पास 2s अपॉन a इज इक्वल टू t का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम देखूं, सो टाइम टेकन किसके बराबर हो जाएगा? बोलो शाबाश। तो टाइम टेकन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन t। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो मेरे पास h के बराबर है और मुझे सिर्फ अब क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन। ये s मेरे पास किसके बराबर है? h के बराबर। मुझे अब क्या निकालनी है बच्चे? एक्सेलरेशन। आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है बताओ? फोर्स अपॉन मास। इस वजह से बताओ प्रोटॉन की एक्सेलरेशन क्या होगी और आपके इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन क्या होगी? बता सकता है कोई बच्चा मुझे? प्रोटॉन की एक्सेलरेशन क्या होगी और आपके इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन क्या होगी? बता सकते हो प्रोटॉन की एक्सेलरेशन क्या होगी? तो प्रोटॉन की एक्सेलरेशन आ जाएगी, दिस विल बी चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, mass of the proton, mass of the proton, mass of the proton। इस वजह से बताओ टाइम फॉर द प्रोटॉन किसके बराबर होगा? बोलो शाबाश। अंडर रूट ऑफ 2h और नीचे एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी? q, मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर चला जाएगा। कोई बच्चा बताए इलेक्ट्रॉन के लिए कितना टाइम लगेगा? कोई बच्चा बता सकता है इलेक्ट्रॉन के लिए कितना टाइम लगेगा? द टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन, द टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन, जल्दी बता दो कितने के बराबर है? अंडर रूट ऑफ 2 into h multiplied by mass of the electron upon charge of the electron into electric field। ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट से तुम्हें क्या चीज पता लगी? ये हमारे पास पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट से आपको क्या चीज पता लगी? हमको यहाँ पर ये चीज पता लगी कि मेरे पास यहाँ पर प्रोटॉन है, मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, ग्रेविटी यहाँ पर एब्सेंट है। तो प्रोटॉन को नीचे गिरने के अंदर इतना टाइम लगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में इतना टाइम लगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और यहाँ पर जो हमारे पास टाइम है वो टाइम बच्चे आपके पास किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे पास जो टाइम है वो टाइम बच्चे बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है कि मास पे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने सेम हाइट को कवर किया, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया, इन दोनों का चार्ज भी सेम है। तो बताओ टाइम ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये हमारे पास I'm sorry, this is a directly proportional to the mass m। ये मेरे पास मास m के क्या आ जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी जी। अब आप में से कोई भी बच्चा इसके डाउट्स मुझसे ले सकता है इस क्वेश्चन के। बोलो शाबाश जी, शाबाश। कोई भी बच्चा
कोई भी बच्चा, मोस्ट वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। कोई चीज दोबारा से समझनी हो, पूरा क्वेश्चन दोबारा से समझना हो, मोस्ट वेलकम, शाबाश। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं आगे चल भी सकता हूँ जी। आ गया समझ में बेटा? यस सर। चलते हैं अब आगे की तरफ। और आज बच्चे हम यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझने वाले हैं। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चे। इफ, अगर मेरे पास, इफ वी हैव अ फोर्स applied on a body, if we have a force applied on a body, applied on a body, applied on a body moving with initial velocity u, moving with the initial velocity u, initial velocity u, initial velocity u। मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के पास v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट के पास u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, और इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स मेरे पास F लग रही है। इस बॉडी के ऊपर मेरे पास यहाँ पर फोर्स कौन सी लग रही है बच्चे? F लग रही है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको तीन चीजें समझाऊंगा। नंबर वन बच्चा, हमारे पास क्या है, अगर इस बॉडी पे लगने वाली फोर्स आपकी वेलोसिटी से 0 डिग्री पे, तो आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करेगी। अगर मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है और इस बॉडी के पास वेलोसिटी आपके पास u मीटर पर सेकंड है, लेकिन इस पे जो फोर्स लग रही है वो वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल मेरे पास कितने के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। इन दोनों के बीच का एंगल मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर है बच्चे? शाबाश बता दो, 180 डिग्री के बराबर है। अब ये बॉडी कैसे मूव करेगी? ये बॉडी फिर से स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगी, ये बॉडी फिर से मेरे पास स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी। क्या कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल, मेरे पास इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, बॉल। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बॉल लेता हूँ, उस बॉल को मैं अपनी बालकनी से सीधा नीचे की तरफ को फेंकता हूँ। ये मेरे घर की बालकनी है और इस बालकनी के नीचे यहाँ पर ग्राउंड है, और मैं इसको नीचे की तरफ को एक स्पीड देता हूँ u मीटर पर सेकंड। इस बॉल पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहाँ पर लगती है बताओ? नीचे की तरफ। बताओ ये बॉल कैसा पाथ कवर करती है नीचे की तरफ? तो आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन। जैसे बारिश की कोई बूंद है, बारिश की बूंद जब नीचे गिरती है, अगर हवा ना चल रही हो तो वो स्ट्रेट लाइन पे नीचे गिरती है, लेकिन अगर इसी बॉल को मैं ऊपर की तरफ को स्पीड देता हूं u मीटर पर सेकंड से, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे लगती है, तो बताओ इस केस में ये बॉल कैसा मोशन करेगी? स्तुति। तो ये बॉल यहां से ऊपर जाएगी, क्या ये ऊपर जाती रहेगी कि ऊपर जाके रुक के वापस नीचे आएगी? रुक जाएगी सर, जब वेलोसिटी रुक कर और ये फिर वापस नीचे आएगी, लेकिन इसका पाथ क्या होगा? दोबारा से बच्चे बताओ, स्ट्रेट लाइन। इन दोनों का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से जवाब देना, और मैं इसको कोई वेलोसिटी दे रहा हूं u मीटर पर सेकंड की, और याद रखना अगर अब इसके ऊपर कोई फोर्स लगती है, अगर अब इसके ऊपर कोई फोर्स लगती है एंगल थीटा पे, एंगल थीटा पे, तो इस बॉडी का जो मोशन होता है वो कर्व्ड हो जाता है, इस बॉडी का मोशन कर्व्ड हो जाता है। मैंने आपकी पूरी +1 को 3 लाइनों के अंदर बता दिया, आपकी पूरी +1 3 लाइनों में कवर हो जाती है, और इससे अब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी सुधरना शुरू हो जाता है। आज के बाद आप रट्टा मत लगाना, आप व्हाट, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है,
क्यों, कैसे, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर किसी बॉडी पे लगने वाली उसकी स्पीड और आप उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो, इसके बीच में का एंगल बन जाता है, तो मोशन बन जाता है कर्व। मुझे एक बात बताओ, अगर यही मेरे पास एक बॉल है और इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है, अगर मैं इसको सामने की तरफ को स्पीड दूं अपनी बॉलकनी से, क्या ये आपकी बॉल सीधी चलती रहेगी, सर सीधी प्रोजेक्टाइल मोशन चलती रहेगा सर। रहेगी, या सीधी नीचे गिर जाएगी, या दोनों के बीच का कोई रास्ता लेके नीचे की तरफ को गिरेगी? बताओ कैसे चलेगी? क्या बीच का ये रास्ता सर। हमारे पास ए पाथ पे चलेगी स्ट्रेट, या ये बी पाथ पे चलेगी, ग्रेविटी की वजह से डायरेक्ट नीचे गिर जाएगी, या फिर ये सी पाथ लेगी, थोड़ा सा कर्व्ड मोशन लेके नीचे गिरेगी? बताओ, ये बॉल सर सी कौन सर। सी? ये बिल्कुल सी पाथ लेगी। और इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले लो। मेरे पास ये पेन का ढक्कन है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड देता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल स्पीड देता हूँ, तो क्या ये पेन का ढक्कन सीधा चलता रहता है? नहीं। क्या ये पेन का ढक्कन मेरे हाथ से रिलीज होते ही डायरेक्ट नीचे गिर जाता है? नहीं, ये थोड़ा आगे भी चलता है और नीचे भी गिर जाता है। आगे क्यों चलता है? क्योंकि मैंने स्पीड दे दी। और नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। और अब हम जो यहाँ पर समझेंगे, इसमें ग्रेविटी एब्सेंट है। अब जो हम यहाँ पर समझेंगे काके, यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये मानो कि मेरे पास यहाँ पर ग्रेविटी क्या है बच्चे? एब्सेंट है। मेरे पास यहाँ पर ग्रेविटी एब्सेंट है, G इज इक्वल टू 0। और मेरे पास यहाँ पर अब क्या चीज आ गई? फोकस करना। मेरे पास यहाँ पर हुआ ये, एक बहुत बड़ी पॉजिटिव प्लेट है बच्चे, ध्यान से समझना। ये मेरे पास एक बहुत बड़ी पॉजिटिव प्लेट है, और जस्ट इसके नीचे मेरे पास बहुत बड़ी एक नेगेटिव प्लेट है। ध्यान से क्वेश्चन का जवाब देना। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां पर होती है? जल्दी बताओ, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां पर होती है? फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट्स टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ये लो जी, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहां से कहां पर है? ऊपर से नीचे की तरफ। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है। और अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेता हूं। सपोज कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गई, ये पूरी एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर मेरे पास वाई एक्सिस है। ध्यान से क्वेश्चन का जवाब देना। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास यहाँ पर वाई एक्सिस है। इधर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देता हूँ। अब मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर छोड़ता हूँ, और इस पॉजिटिव चार्ज की स्पीड कितने के बराबर है? ध्यान से समझना। इसकी स्पीड है मेरे पास u मीटर पर सेकंड, और इसका मास है मेरे पास m kg। क्या लगता है? ग्रेविटी नहीं है, लेकिन क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेट इस लाइन के ऊपर चलता रहेगा? क्या लगता है, क्या ये स्ट्रेट इस लाइन के ऊपर चलता रहेगा, कि ये अपने पाथ को चेंज करेगा? क्या लगता है बच्चे, अपने पाथ को चेंज करेगा? बिल्कुल, ये अपने पाथ को चेंज करेगा, और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से ऐसे करके नीचे गिर जाएगा। यानी कि ये अपने पाथ को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। इसका पाथ चेंज किस फोर्स की वजह से हुआ? तो आप बोलोगे यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगती है। बताओ कौन सी फोर्स लग जाती है? Q इंटू E। ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है। ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता बच्चे? बोलो शाबाश। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या ये नीचे की तरफ को जाता कि ऊपर की तरफ को जाता? सर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। और हमारे पास हो भी क्या रहा है? मजेदार चीज देखो, ये अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो रहा है। ये देखो, ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गया? डिविएट हो गया। ये अपने ओरिजिनल पाथ से एंगल थीटा से क्या हो रहा है बच्चे? डिविएट हो रहा है। ये ओरिजिनल पाथ से हमारे पास क्या हो गया? डिविएट हो गया। ये एंगल थीटा से अपने पाथ से क्या हो गया? डिविएट हो गया। ये जा सीधा रहा था, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स ने इसको टेढ़ा कर दिया। पर ऐसा हुआ क्यों? इसका रीजन है क्योंकि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लग रही है और जो इसकी वेलोसिटी है, दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है?
दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है? 90। यहाँ पर जो फोर्स है और जो स्पीड है उन दोनों के बीच का एंगल 90। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, अगर मेरे पास किसी बॉडी पे जो वेलोसिटी है और उस पे जो फोर्स लग रही है उसके बीच का एंगल थीटा, ये थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री या लेस देन 180 डिग्री होगा तो आप स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलोगे, आपका मोशन अपने आप कर्व हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर जी। अब किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है। शाबाश जी स्तुति, बोलो बेटा। सर ये केस दोबारा से रिपीट करना। कौन से वाला बच्चे? सर ये जो अभी आप समझा रहे हो। मैं कर देता हूँ जी। राघव बोलो बच्चे। सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है सर 11 का। एग्जैक्टली राघव, एग्जैक्टली राघव। हमने क्या करना है बच्चे, सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन को ही तो रेप्लिकेट कर रहा है। जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है वो +1 के ही है, जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है वो नए थोड़ी ना, वो तो +1 के बने हुए हैं। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हमारे +1 से चलते हैं। चलो ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। स्तुति एक बात बता कि अगर तेरे हाथ में कोई भी पेन या पेंसिल हो तो उसको अपने सामने की तरफ को फेंकती है, तो वो पेन और पेंसिल सामने चलता रहता है कि आगे चलते हुए नीचे की तरफ को गिर जाता है? सर प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। क्यों करता है? इसका जवाब दे बच्चे मुझे, क्यों करता है? तो तू बोलेगी मैंने उसको जो स्पीड दी उसकी वजह से वो आगे गया और ग्रेविटी ने उसको नीचे खींचा तो वो नीचे गिर गया। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मैंने इसको स्पीड दी तो ये आगे की तरफ को चला गया। और इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है बच्चे? इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक कहाँ की तरफ को लग रही है? नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको नीचे खींच लेगी जिससे नीचे की तरफ को गिर जाएगा और इसका मोशन क्या बन जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। हमारे पास यहाँ पर ये बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ क्यों ट्रेवल कर रही है? ये एक्स एक्सिस के ट्रेवल कर रही है ड्यू टू इनिशियल वेलोसिटी, ड्यू टू द इनिशियल वेलोसिटी। और ये वाई एक्सिस पे क्यों ट्रेवल कर रही है बच्चे? ड्यू टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ग्रेविटी एब्सेंट है। ड्यू टू द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ को आ रही है और बच्चे इनिशियल वेलोसिटी की वजह से ये आगे की तरफ को जा रही है। तो अगर कोई बॉडी आगे भी चले और नीचे भी गिरे तो उसका रास्ता कैसे बनेगा? लड़की बता मुझे। तो धीरे धीरे उसका रास्ता बेंड होना शुरू हो जाएगा और वो बेंड होकर नीचे की तरफ को गिर जाएगा। जैसे कभी तुमने मान लिया जाए होली के टाइम पर पिचकारी जब भर के आप चलाते हो तो जब आप पिचकारी को हॉरिजॉन्टल रख के चलाते हो तो जो पिचकारी में से पानी निकलता है वो सीधा सीधा चलता है या एकदम से नीचे गिर जाता है या टेढ़ा होकर नीचे की तरफ को गिरता है? बोल शाबाश। नीचे जाता है। और टेढ़ा होके नीचे क्यों गया? क्योंकि रीजन है ग्रेविटी भी उसको नीचे खींच रही है और हम भी उसको स्पीड दे रहे हैं। दोनों की वजह से, स्पीड की वजह से वो आगे जा रहा है और ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है। अब बॉडी नीचे भी गिर रही है आगे भी चल रही है तो पाथ कर्व्ड बन गया ना बच्चे हमारे पास। मेरी बात समझ पा रही है? और अगर मेरी बात समझ पा रही है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बॉडी आगे क्यों जा रही है? क्योंकि मैंने स्पीड दी। नीचे क्यों गिर रही है? क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक फोर्स देखी, फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड Q into E। तो आपका मोशन क्या बन जाता है? कर्व्ड पाथ बन जाता है। ठीक है लड़की, क्लियर है? यस सर। अब चलते हैं बच्चे हम कि यहाँ पर इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे आएगा। जब इसने एंटर किया तो इसकी स्पीड u थी और जब इसने लीव किया तो हमारे पास इसकी स्पीड कितनी होगी? मान लो v मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर इसकी दो वेलोसिटीज काम कर रही होंगी क्योंकि ये 2 डायमेंशन के अंदर मूव कर रही है। ये मेरे पास vx आ गई और ये मेरे पास आ गई vy, और क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी मेरे पास क्या आ गया? एंगल थीटा। लगी बात पता बच्चे आपको? एंगल थीटा मेरे पास आ गया। यहाँ पर मुझे वेक्टर का एक कंपोनेंट पता है और वेक्टर का क्या पता है? यहाँ पर vx किसके बराबर है? v cos ऑफ थीटा, जो कि ये वाला v है। और vy किसके बराबर है जरा बता दे? v sin ऑफ थीटा। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो बताओ क्या चीज आ जाएगी?
अगर मैं इनको आपस tan में theta is डिवाइड equal to करूं by by bx. तो टेंजेंट ऑफ थीटा, कॉट की जगह टेंजेंट ऑफ थीटा कर देंगे और ये मेरे पास आ जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। ये बच्चा हमारे पास वी वाई अपॉन वी एक्स। ये मैं स्पीड कब निकाल रहा हूं? एट द टाइम ऑफ टी सेकेंड, यानी कि टी सेकेंड पे मैं इसकी स्पीड निकाल रहा हूँ, एक्स की भी और वाई की भी। और इसे मोशन कब शुरू की थी बच्चे? एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पे इसके पास सिर्फ u था और t सेकेंड पे इसके पास vx भी था और साथ ही साथ क्या था बच्चे हमारे पास vy भी था। तो मेरे पास यहाँ पर vx भी था और साथ ही साथ मेरे पास vy भी था। मेरे पास यहाँ पर vx भी था, साथ ही साथ बच्चे vy भी था, दोनों स्पीड आ गई। तो मेरे पास यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या है? vx इज इक्वल टू ux प्लस ऑफ ax इंटू टी, ये मेरे पास है। तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ऑफ ax इंटू टी। तो vx इज इक्वल टू u, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड तो इनिशियल u है, एंड प्लस ऑफ एक्सेलरेशन 0 इंटू टी, क्योंकि x डायरेक्शन पे कोई फोर्स नहीं लग रही है। आपके पास x डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो एक्सेलरेशन भी 0 है। तो vx किसके बराबर आ गया? u के बराबर आ गया। नेक्स्ट वन मेरे पास यहाँ पर vy किसके बराबर है? तो आप लिखोगे vy इज इक्वल टू uy प्लस ऑफ ay इंटू टी। अब जल्दी से बता दो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी किसके बराबर है? 0। और एक्सेलरेशन तो आप लिखोगे QEM मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। तो आपके एक्सेलरेशन किसके बराबर है? QEM और यहाँ पर बच्चे हमारे पास टी। इस वजह से बच्चे बताओ कि अब टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? तो मेरे पास यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा? Vy, जो कि QE इंटू टी अपॉन m के बराबर है, और Vx जो कि किसके बराबर है? u के बराबर। तो मेरे पास यहाँ पर ये टेंजेंट ऑफ थीटा आ गया। सो आपका ये एंगल ऑफ क्या आ गया बच्चे? डिफ्लेक्शन। ये मेरे पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये आपको बता रहा है कि आप ओरिजिनल पाथ से कितनी दूर आकर गिरे हो, आपका रास्ता कितने एंगल से चेंज हो गया। आपको भेजा गया था सीधा, पर आपके पाथ चेंज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने आपके पाथ को चेंज करके नीचे लेके आ गया, और आपके पाथ में कितने एंगल का फर्क पड़ गया? थीटा एंगल का। तो ये टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है जरा बताओ? The tangent of theta is equal to QAT upon M into U. तो tangent of theta किसके बराबर आ गया? जल्दी बता दो। यह हमारे पास आ गया QAT upon M into U. So tangent of theta QAT divided by M into U. यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या पता लगती है, ध्यान से समझना, कि मेरा जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, जो मेरे पास मेरा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है थीटा, वो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है? ये बच्चा हमारे पास प्रोपोर्शनल है Q डिवाइडेड बाई M। और मुझे बताओ Q बाई M किसके बराबर होता है? बोलो शाबाश। हमारे पास Q बाई M किसके बराबर होता है? बोलो शाबाश। तो हमारे पास जो Q बाई M, ये बच्चे स्पेसिफिक चार्ज, या फिर ये हमारे पास आता है चार्ज इज टू मास रेशियो। ये मेरे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उसके चार्ज इज टू मास की रेशियो पे डिपेंड करेगी। अब किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है, शाबाश बोलो। अब किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने पाथ को एंगल थीटा से चेंज कर गया, और ये आपके पास किस पे डिपेंड कर रहा है? QET, टी टाइम है जिस टाइम पर वो बाहर निकल चुका है, M मास, U इसकी इनिशियल स्पीड। शाबाश बोलो बच्चे, बोलो बच्चे शाबाश। Q by M से स्पेसिफिक चार्ज होता है सर? हाँ, Q बाई M स्पेसिफिक चार्ज होता है, या चार्ज इज टू मास की रेशियो होती है, या फिर चार्ज इज टू मास की रेशियो होती है। जी बोल बच्चे, शाबाश बोल बेटा।
सर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का केस होता तब भी सेम हाँ। ही रहता ना, बट वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती। मैं मेरे से फिर से एक बार थोड़ी सी, हाँ बोल बच्चे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता प्रोटॉन की जगह तो इसका ये सिचुएशन तो सेम रहती पर डायरेक्शन चेंज हो जाती ना। ऊपर चला जाता। और फिर बच्चे हम ये भी देखते कि स्पेसिफिक चार्ज अगर उसका बड़ा होगा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बड़ा होगा, अगर उसका स्पेसिफिक चार्ज छोटा होगा तो वो कम डिफ्लेक्ट करके जाएगा। ठीक है, बिल्कुल तूने सही बोला। क्योंकि ग्रेविटी नहीं काम कर रही ना यहाँ पर। कई बच्चों को लगता है शायद ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आया, नहीं, ये ग्रेविटी की वजह से नहीं आया। ग्रेविटी जैसी एक फोर्स है मेगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स बोल रहे हैं, जो इसको नीचे पुल कर रही है। इस पुल करने की वजह से वो धीरे 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 नीचे आता है। वो बच्चा हमारे पास धीरे 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 हमारे पास नीचे की तरफ को आता है जी। और किसी बच्चे का कोई डाउट है? किसी बच्चे का डाउट बच्चे? क्लियर है ये वाली चीज? मैं क्वेश्चन करवाऊं बच्चे अब इस पे? यस सर। चलो अब मैं बच्चे इस पे क्वेश्चन करवाता हूं। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। जरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कहता है। तो वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। और क्वेश्चन क्या है जरा चेक करें, जरा समझने की कोशिश करें। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर, in the following figure, predict the polarity of each charge, predict the polarity of the particle, polarity of the particle, polarity of the particle, polarity of the particle, number 1। मुझे यहाँ पर पोलैरिटी ऑफ द पार्टिकल को क्या करना बच्चे, एक तो आपके पास यहाँ पर प्रेडिक्ट करना बच्चे हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पर अगर हम दूसरी चीज को समझे बच्चे, तो दूसरी चीज बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, कैलकुलेट दी चार्ज ऑफ, यहाँ पर बच्चे चार्ज ऑफ हाईएस्ट चार्ज इज टू मास रेशियो, हाईएस्ट चार्ज इज टू मास रेशियो, चार्ज इज टू मास रेशियो। आपको उस चार्ज को कैलकुलेट करना या बताना है जिसके Q बाई F की रेशियो सबसे ज्यादा। जरा चेक करते हैं, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन आ गया। और ये हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इस जगह पे एक सेंट्रल पॉइंट है जहां से चार्जेस को लॉन्च किया जाएगा। हमारे पास एक चार्ज जो है वो ट्रेवल कर रहा है आपके पास यहाँ से ऊपर की तरफ, ये ऐसे चला। दूसरा चार्ज पार्टिकल बीच वाले रास्ते पे निकल गया बिल्कुल सीधा। और जो तीसरा चार्ज पार्टिकल है वो आपके पास ऐसे करके निकल गया। मेरे पास ये 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं। और ये हमारे पास एक ऊपर की तरफ को चला गया, एक सीधे चला गया और एक यहाँ पर चला गया। मेरे पास यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये बच्चा आपके पास पॉजिटिव। और मेरे पास यहाँ पर इस तरफ कौन सा चार्ज आ गया बच्चे, नेगेटिव। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आगे ऊपर से नीचे की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आगे ऊपर से नीचे की तरफ। मुझे बताना है कि ये पहला चार्ज कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है। और यहाँ पर हाईएस्ट चार्ज इज टू मास की रेशियो किसकी होगी, हाईएस्ट चार्ज इज टू मास की रेशियो आपके पास किसकी होगी। चले स्टार्ट करें बच्चे, बताएं बच्चे आपको यहाँ पर। तो बड़ी सिंपल सी चीज हमको यहाँ पर समझ में आती। पहली चीज, हमारे पास ये जो पहला पार्टिकल है ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होगा। हमारे पास दूसरा पार्टिकल ये आपके पास क्या बन जाएगा, बोलो, न्यूट्रल। और जो मेरा तीसरा पार्टिकल है ये बताओ कौन सा चार्ज बन जाएगा, बोलो शाबाश, ये पॉजिटिव। आपको पता लगा कि मैंने इन चार्जेस को कैसे डिटरमाइन किया, मैंने कैसे इन चार्जेस को डिटरमाइन किया। जी बच्चे, आपको लग गया पता कि मैंने इन चार्जेस को कैसे डिटरमाइन किया। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और न्यूट्रल ना पॉजिटिव पे जाएगा ना नेगेटिव। अब सेकंड रह गया, इसमें से
कौन सा ऐसा चार्ज है जिसके हाईएस्ट Q बाई M की रेशियो, बताओ शाबाश। तो जिसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन सबसे बड़ा, ये हमारे पास पहले का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, मान लो θ1, और ये मेरे पास यहाँ पर किसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है बच्चे, आपके पास तीसरे का। क्या लगता है आपको किसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बड़ा है, थर्ड का कि वन का बच्चे, बोलो शाबाश। थर्ड का। थर्ड का। इस वजह से सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इट इज द थर्ड पार्टिकल, ये मेरे पास तीसरा पार्टिकल है जिसके पास हाईएस्ट चार्ज इज टू मास रेशियो, हाईएस्ट चार्ज इज टू मास रेशियो, चार्ज इज टू मास रेशियो, जिसके हाईएस्ट चार्ज इज टू मास की रेशियो। जी अब बताओ बच्चा, क्लियर है वाली चीज? सर पर ये पॉजिटिव का मतलब थर्ड वाले का ही क्यों एंगल बड़ा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है बच्चे, मैं तेरा क्वेश्चन समझ गया लड़की। ये हमारे पास सेरेंडिपिटी है, सेरेंडिपिटी का मतलब एक बच्चा हमारे पास कंडीशनल चीज है, नेगेटिव का भी बड़ा हो सकता था, ये तो क्वेश्चन बन गया, लेकिन क्वेश्चन बनने का मतलब बच्चा हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पास ये हमेशा ऐसे ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तू किसी के घर जाती है और तू देखती है हमेशा वो जिस भी टाइम पे तू जाती है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि आप अपने स्कूल में कैसे जाते हो, आप बस से जाते हो, वैन से जाते हो, कैसे जाते हो मेगा? बस से। अब मान लिया जाए कि तुझे तो हमेशा देखते हैं, अच्छा बस वाले भैया हमेशा बस के अंदर होते हैं और वो यही ड्रेस पहनते हैं, तो क्या हमेशा वो बस वाले भैया बस चला रहे होते हैं और वही ड्रेस पहने रहते हैं कि अलग लाइफ भी है उनकी? सर अलग लाइफ भी है। एग्जैक्टली बच्चे, तो हमारे पास इसके अलग लाइफ भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पिछली बार भी पॉजिटिव चार्ज नीचे गिर रहा था, इस बार भी नीचे गिर गया, ये किस्मत की बात है। मैंने जो एग्जाम्पल ली वो एग्जाम्पल काफी बार रिपीट होने लग जाती है, तो हमको लगता है शायद जो एग्जाम्पल रिपीट हो रही है वो सच है, जबकि कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता है कि चार्ज पॉजिटिव होगा तो Q बाई एम की रेशियो बड़ी होगी, या नेगेटिव होगा तो Q बाई एम की रेशियो छोटी होगी, ये तो कुछ भी होगा। हम इसके बारे में पता कैसे करते हैं, हम पता करते हैं बच्चे विद द हेल्प ऑफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का के जितना बड़ा होगा उसके Q बाई एम की रेशियो उतनी बड़ी होगी। अब ये डिपेंड करता नहीं करेगा इस बात पे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव से इंडिपेंडेंटली इस बात पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना बड़ा है। ठीक है लड़के? यस सर। चलो, और किसी बच्चे का डाउट? जी स्तुति। सर सेकंड वाले की Q बाई M रेशियो 0 होगी? एग्जैक्टली काके वो तो रेस में ही नहीं है, वो तो रेस के अंदर ही नहीं है बच्चे हमारे पास। मतलब कि ये तो एक ऐसा बंदा है जो कि हम कहते हैं शादी में क्यों नहीं जा रहा, वो तो हमें पता है कि उसको कार्ड ही नहीं मिला तो शादी में क्या करने जाएगा। मेरी बात समझ रही है? वो बेचारा करेगा, उसके पास चार्ज ही नहीं है। ठीक है, वो नल एंड वाइट सिचुएशन है। ठीक है स्तुति? हाँ जी सर। जय राघव, बोलो राघव। सर अगर सर दो चार्जेस सर 2Q और Q हो सर, तो क्या क्या सर बच्चे? और मास सेम हो सर दोनों का सर। अगर दो चार्जेस हो जिसका क्या गिवन है बच्चे? सर अगर मास दोनों का सेम हो और सर चार्ज सर एक ग्रेट हो सर एक लेसर हो तो फिर सर। आप अपने क्वेश्चन का आंसर राघव खुद ही बता रहे हो कि अगर किसी का चार्ज डबल है तो इसका मतलब है उसके Q बाई एम की रेशियो भी तो बड़ी हो जाएगी, तो सर वो ये ज्यादा कन्फर्म करना था सर बस मैंने सर। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल, मतलब कि आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के अंदर गिवन है और ये क्वेश्चन करना जरूर है बच्चे, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। मैं आगे चलूं बच्चे, ये पॉइंट क्लियर हो गए सब बच्चों को? जी यस सर। चलो अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है, जरा अंडरस्टैंड करते हैं। हमने यहां तक देख लिया कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगती है, तो हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं बच्चे द कॉन्सेप्ट ऑफ द डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मेरे पास यहाँ पर आ गया द डाइपोल placed in uniform electric field, placed in the uniform आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास। इसका एक और बच्चा आपके पास है द टॉर्क एक्टिंग
द टॉर्क आपके पास एक्टिंग, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द टॉर्क ऑन द डाइपोल, टॉर्क ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, इन द यूनिफॉर्म फील्ड, यानी कि यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हम ये देखना चाहते हैं बच्चे कि जो डाइपोल है उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, उसके ऊपर बच्चे हमारे पास कितना टॉर्क लगेगा। सो डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और द टॉर्क ऑन द डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास इसको समझना कैसे शुरू करते हैं, हम लिखते हैं कंसीडर अ डाइपोल, consider a dipole with the charges, with the charges plus minus q and length, और आपके पास इसकी लेंथ है 2l, placed inside the uniform electric field, placed inside the uniform electric field such that कुछ इस तरीके से the electric field makes angle theta with the dipole moment, आपके पास P, आपके पास ये आ जाता है P Q into 2L, P Q into 2L आपके पास। तो मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्या कंडीशन, मेरे पास कंडीशन ये बच्चे कि एक डाइपोल को हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ, तो मेरे पास यहाँ पर एक डाइपोल है और इस डाइपोल को हमने क्या किया हुआ बच्चे, प्लेस किया हुआ। तो वी हैव अ डाइपोल जिसको हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है और इस डाइपोल का एक एंड पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एंड हमारे पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है और ये हमारे पास इसका सेंटर है। हमारे पास इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यह हमारे पास किसके बराबर आ गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया बच्चे, 2l के बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया। इसके डाइपोल मोमेंट कहां से कहां पर होती है, जल्दी बताओ, इसके डाइपोल मोमेंट कहां से कहां पर होती है? तो आप बोलोगे इसके डाइपोल मोमेंट सर नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज, इसके डाइपोल मोमेंट हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, और इसको एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के साथ कितने एंगल के ऊपर है। तो हमारे पास ये इस डाइपोल मोमेंट के साथ कितने एंगल के ऊपर है, तो हमारे पास एंगल थीटा पे, ये हमारे पास एंगल थीटा पे। तो कुल मिलाकर एक डाइपोल है और इस डाइपोल के ऊपर चार्जेस हैं मेरे पास प्लस माइनस क्यू के। तो मेरे पास यहाँ पर चार्ज आ गया प्लस क्यू का और नीचे चार्ज आ गया माइनस क्यू का, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया और हमारे पास ये जो डाइपोल है, ये जो हमारे पास डाइपोल है, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल के ऊपर है, तो आंसर है एंगल थीटा के ऊपर। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही होगी, शाबाश। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन पे लग रही होगी, बोलो शाबाश। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में। तो मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपके पास फोर्स क्यू ई इस डायरेक्शन में लग रही है और नेगेटिव के ऊपर हमारे पास क्यू ई इस डायरेक्शन में लग रही है। मेरी बात को समझ पाए, ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगेंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो आंसर है ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, the net force acting on the dipole, जल्दी बोलो, the net force acting on the dipole, जैसे डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितने की लग रही होगी, जरा बता सकता है कोई बच्चा मुझे? तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल विल बी, बोलो शाबाश, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ क्यू ई, हाँ बोल बच्चे, माइनस ऑफ क्यू ई इज इक्वल टू 0, बोलो बच्चे, बोल बच्चे, मेगा
सर बोल मैं खा के? आंसर ही बता रही थी, 0 अच्छा बता बता रही रहे थे, अच्छा मेरे को लगा कि कोई डाउट है। तो हमारे पास इस डाइपोल पे नेट फोर्स क्या लगी? 0, क्योंकि मेरे पास इस डाइपोल पे जितनी फोर्स अपवर्ड लग रही है दूसरी तरफ से उतनी डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स क्या लग रही है? 0। लेकिन ये फोर्सेस एक पॉइंट पर नहीं लग रही है, एक फोर्स ऊपर लग रही है और एक फोर्स नीचे लग रही है, जिसकी वजह से ये डाइपोल क्या करने लग जाएगा बच्चे? ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। इसकी वजह दो अलग अलग फोर्सेस का अलग अलग पॉइंट के ऊपर लगना है। एक फोर्स डाइपोल को आगे खींच रही है, दूसरी पीछे, एक आगे दूसरी पीछे, ये आगे खींच रही है, नीचे वाली पीछे, तो इसकी वजह से इस पे क्या लग जाएगा बच्चे? टॉर्क लग जाएगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? इसकी वजह से इसके ऊपर एक टॉर्क लग जाएगा। अब ध्यान से समझ, दे टू फोर्सेस, जो हमारे पास दो फोर्सेस है, the two forces are parallel to each other, and therefore, और इस वजह से बच्चा हम क्या लिखते हैं? अ कपल, आपके पास कपल, या फिर हम बोलते हैं टॉर्क। अ कपल और द टॉर्क acts on the डाइपोल। तो मेरे पास यहाँ पर एक कपल या फिर एक टॉर्क लगना स्टार्ट कर देता है, किसके ऊपर बच्चे? डाइपोल के ऊपर। मेरे पास यहाँ पर एक कपल या टॉर्क लगना शुरू कर देता है, किसके ऊपर बच्चे? एक डाइपोल के ऊपर। तो इसकी वजह से डाइपोल पे टॉर्क लगने लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल है, एक लाइन पे नहीं लग रही, पैरेलल लग रही। और कोई बच्चा बता सकता है कि टॉर्क की फिर डेफिनेशन क्या आ जाएगी? टॉर्क की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, perpendicular distance between the forces, the perpendicular distance between the forces। तो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा? आइदर फोर्स, जो कि मेरे पास आ गया QP, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस किसके बराबर है? जल्दी बता दो। तो ये बच्चा हमारे पास इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, 2L हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर किसके बराबर आ जाएगा? जल्दी बता दो। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2L साइन ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2L साइन ऑफ थीटा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? ये मेरे पास आ जाएगा 2L साइन ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा, Q into 2L, ये बताओ किसके बराबर आ जाएगा? डाइपोल मोमेंट P, E मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, M2 बच्चा हमारे पास साइन थीटा। तो जो मेरे पास यहाँ पे टॉर्क है, ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा? Now this will be P क्रॉस ऑफ E। तो फिलहाल हम इसको आज यहीं पर छोड़े देते हैं। नेक्स्ट टाइम इसको दोबारा फिर से हम देखेंगे। कोई डाउट अगर रह गया होगा तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि अभी टाइम होने वाला है। कल आपकी क्लास नहीं होगी, आपकी क्लास परसों होगी, संडे को। तो आपकी क्लास कल ना होके बच्चे परसों सेम टाइम पर 8 o'clock के आसपास, ठीक है? चलिए, सो अब इसको हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए बच्चे, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।